Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working in a केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं DT+B पार्ट बी के बारे में, जिसमें कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पैडागोजी, साइकोलॉजी एंड NIO से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उनको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उनके साथ में डिटेल्ड सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग मे बी अ सिम्टम ऑफ विच इम्पेयरमेंट, यानी कि बार बार पलक झपकना किस अक्षमता का लक्षण हो सकता है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे किसके बारे में बात करिए, पलक झपकने के बारे में, यानी कि फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग के बारे में। और बार बार फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग कहाँ होती है, हमारी आइज़ में होती है। ठीक है, तो बताइए क्या ये हियरिंग इम्पेयरमेंट का कारण है या तो फिर लर्निंग डिसेबिलिटी का हो सकता है सिम्टम, विजुअल इम्पेयरमेंट का, या फिर स्पीच इम्पेयरमेंट का। तो ये तो क्लियरली है कि इसके बारे में बात करिए, पलक झपकने के बारे में। हमारी पलकें कहाँ होती है, आइज़ के ऊपर होती है। तो ये किसका कारण होगा, किसका सिम्टम होगा, लक्षण विजुअल इम्पेयरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन लाइन्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट एजुकेशनल थिंकर, यानी कि ये लाइन्स को पढ़ो, बताओ कि किसने ये लाइन्स बोली है। ही स्ट्रेस द सोशल एंड मोरल नेचर ऑफ द स्कूल। ही बिलीव दैट अ स्कूल शुड सर्व एज अ मिनिएचर कम्युनिटी एंड एम्ब्रॉयनिक सोसाइटी। ठीक है, ये जो फेमस लाइन है ना, ये आपके NIOS के लिए सिलेबस से ली गई है और NIOS में डायरेक्ट ये लाइन दी गई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने विद्यालय के सामाजिक और नैतिक स्वरूप पर जोर दिया है। उनका मानना था कि एक विद्यालय को लघु समुदाय, एक अपरिपक्व समाज के रूप में कार्य करना चाहिए, यानी कि मिनिएचर कम्युनिटी अ एम्ब्रॉयटिक सोसाइटी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं दी है लाइन, रोडोल्फ स्टेनर ने भी नहीं दी है, एफ्लर बिन में नहीं दी है, जॉन डीवी ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। अगर आपने NIOS अच्छे से पढ़ी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉल्ब मॉडल्स, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस द लर्निंग स्टाइल कैन बी डैश डाइवर्जिंग और एसिमुलेटिंग, यानी कि कॉल्ब के मॉडल के अनुसार अनुभव को ग्राह्य करने के आधार पर अधिगम की शैली क्या हो सकती है, डाइवर्जिंग या फिर एसिमुलेटिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोथ, 1 एंड सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन है ओनली सेकेंड, एंड फोर्थ ऑप्शन है नेदर वन और नोर टू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, बोथ 1 एंड सेकेंड। पर एक मिनट रुकिए, इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो कि आपको आगे हेल्प करेगा एग्जाम में अदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो डेविड कॉल्ब्स 1984 में इन्होंने बोला है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्रू प्रोवाइड्स अ मॉडल ऑफ लर्निंग एंड एडेप्टेशन प्रोसेस कंसिस्टेंट विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन एंड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन्होंने बोला जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी है वो प्रोवाइड करती है मॉडल ऑफ लर्निंग, यानी कि हमें किस तरीके से लर्न करना है, अडेप्ट करना है, एडेप्टेशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, यानी कि हमारे माइंड, हमारे कॉग्निशन एबिलिटी किस किस तरीके से प्रोसेस करता है किसी भी चीज़ को अडेप्ट करने के लिए, सीखने के लिए। एंड इन्होंने साथ में ये बताया कि स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या क्या होती है। कॉल्ब ने आइडेंटिफाई करा है 4 लर्निंग स्टाइल। ठीक है, कॉल्ब ने 4 लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करा है। फर्स्ट है कन्वर्जन, सेकेंड है डाइवर्जन। कन्वर्जन में क्या कहते हैं, द कन्वर्स डोमिनेंट लर्निंग एबिलिटी आर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंट की बात करिए। आप इस चीज़ को हाईलाइट कर लो और साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके नोट्स बनाने में आपको काम आएगा। फिर है डाइवर्जन में इन्होंने क्या बोला है, डाइवर्जेंस शो लर्निंग स्ट्रेंथ्स अपोजिट टू दोज द कन्वर्जर्स, यानी कि अपोजिट है कन्वर्जर के। दे आर बेस्ट एट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, देयर ग्रेटेस्ट स्ट्रेस ऑन देयर इमेजिनेटिव एबिलिटी। यानी इन्होंने क्या बोला है कि जो यहाँ पे किस पे फोकस करते हैं, ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन पे फोकस करते हैं, और कन्वर्जन में अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन पर एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंट पे जो है वो फोकस करते थे। ठीक है फ्रेंड्स,
ठीक है। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, आप चाहो तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आपको हेल्प करेगा। डाइवर्जन में कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, साथ में रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन पर। देयर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज देयर इमेजिनेटिव एबिलिटी। ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है कि वो चीज़ों को इमेजिन कर पा रहे हैं, सोल्यूशन को इमेजिन कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम को इमेजिन कर पा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। फर्स्ट एंड सेकेंड तो कन्वर्जन एंड डाइवर्जन है। नेक्स्ट क्या है, एसिमिलेटर, ठीक है। एसिमिलेटर, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, द एसिमिलेटर्स डोमिनेंट लर्निंग एबिलिटी आर अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलेशन एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, जो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलेशन है वो कन्वर्जन का पार्ट है, एंड जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है वो किसका पार्ट है, डाइवर्जन का पार्ट है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट एबिलिटी है वो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलेशन की है, सेकंड के रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की है। द एसिमुलेशन ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ लाई ऑन हिज और हर एबिलिटी टू क्रिएट थियोरिटिकल मॉडल। ये क्या कर पाते हैं, थियोरिटिकल मॉडल जो है बना पाते हैं, एसिमुलेट कर पाते हैं, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड कर कर एक नया मॉडल जो है तैयार कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एकोमोडेटर। द एकोमोडेटर हैज स्ट्रेंथ अपोजिट टू दोज ऑफ द एसिमुलेटर। यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट है एसिमुलेटर वाले से। द एकोमोडेटर आर बेस्ट एट कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। कंक्रीट उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो हमारी चीज़ें सामने हैं उनको हम देखकर पहचान सकें, एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए होता है। देयर स्ट्रेंथ लाई इन डूइंग थिंग एंड इन्वॉल्विंग दैमसेल्फ इन न्यू एक्सपीरियंस, कि वो चीज़ों को करके सीखे और अपने आप को एक नए नए एक्सपीरियंस में जो है वो इन्वॉल्व करे। तो आपको ना ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ में क्या बात जो है बोली गई है, कि एकोमोडेशन में किसकी बात की गई है, कंक्रीट एक्सपीरियंस की और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की, ठीक है। इसमें लोग जो है डूइंग थिंग, चीज़ों करके सीखते हैं, इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को न्यू एक्सपीरियंस में। और एसिमुलेशन में हमने इसके प्लेस पर क्या पढ़ा है कि एबिलिटी टू क्रिएट थ्योरेटिकल मॉडल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा, कि जो कॉल्ब का मॉडल है उन्होंने किस किस चीज़ की बात करी है। जो कॉल्ब का मॉडल है उन्होंने कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमुलेटर एंड एकोमोडेटर की बात करी है। फिर जो हमने जॉन डीवी वाला पढ़ा था उसके बारे में एक बार आप देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, द स्कूल शुड रिप्रेजेंट द सोसाइटी। स्कूल को किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, स्कूल जो है सोसाइटी को रिप्रेजेंट करे कि हमारी सोसाइटी कैसी है। अकॉर्डिंग टू डेवी, द चाइल्ड लर्न थ्रू डायरेक्टेड लिविंग इंस्टेड ऑफ बीइंग ओनली अ प्लेस ऑफ लर्न लेसन हैव एन एब्स्ट्रैक्ट एंड रिमोट रेफरेंस टू सम पॉसिबल लिविंग टू बी डन इन द फ्यूचर। यानी कि बच्चा इस तरीके से पढ़े कि वो चीज़ों को सिर्फ एक्सपीरियंस करके सीखे, ना कि जैसे रिमोट लर्निंग के थ्रू, ठीक है, रट्टा मारकर या फिर कोई भी जो है एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक जगह बैठ के चीज़ों को सीख रहे हैं, नहीं। उसको चीज़ें ना लीव करनी है, लाइव करनी है, यानी एक्सपीरियंस करनी है, जीना है। इट गेट अस चांस टू बी मिनिएचर कम्युनिटी। एक तरीके से ये क्या है, एक मिनिएचर है कम्युनिटी का, हमारे समाज का छोटा सा एक स्वरूप है, एंड एब्रोनिक सोसाइटी है। दिस इज द फंडामेंटल फैक्ट एंड फ्रॉम दिस आइडियाज कंटिन्यूज एंड ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको जो है याद रखने की कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें कही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन स्ट्रगल फॉर द वर्ड स्टैंटन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द मूवमेंट इज कॉल्ड। यानी वोट के लिए महिलाओं का जो संघर्ष हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूत हुआ, ठीक है, इस आंदोलन को क्या कहा गया, वुमेन सफरेज मूवमेंट, महिला का मताधिकार आंदोलन, या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली वन, वुमेन सफरेज मूवमेंट, यानी कि महिलाओं का मताधिकारी आंदोलन। सो फ्रेंड्स, द वुमेन सफरेज मूवमेंट क्या था, वुमेन सफरेज मूवमेंट वाज अ डिकेड लॉन्ग फाइट टू विन द राइट टू वोट फॉर अ वुमेन। यानी डिकेड लंबा, इतना लंबा फाइट था जीतने के लिए कि वुमेन जो है क्या कर सके, उनको राइट टू वोट मिल सके, ठीक है, वोट देने का अधिकार मिल सके इन यूनाइटेड स्टेट। इट टुक एक्टिविटिस्ट एंड रिफॉर्मर्स नियरली 100 ईयर, ठीक है। यहाँ पे इनको कम से कम 100 साल लग गए थे ये राइट जीतने के लिए, वोट देने के अधिकार के लिए। एंड कैंपेन वाज नॉट इजी, डिसएग्रीमेंट ओवर स्ट्रेटेजी थ्रेटन टू क्रिपल द मूवमेंट मोर देन वंस, ठीक है। यानी कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट थे, लोग नहीं चाहते थे कि वुमेन जो है वोट दे। फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्ट्रेंथन वुमेन सफरेज एंड शिफ्टेड पब्लिक एटीट्यूड, यानी कि वर्ल्ड वॉर ने जो है इसको मजबूत बनाया और पब्लिक एटीट्यूड को शिफ्ट करा कि वुमेन भी जो है वोट दे सकती है, वुमेन को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो इस वुमेन को क्या बोला गया, वुमेन सफरेज मूवमेंट। फिर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या है,
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री, यानी कोई भी जो एडल्ट है कंट्री में, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज शी और ही बिलोंग टू एंड हैज़ वन वोट, यानी कि चाहे वो किसी भी समुदाय से, कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उसके पास कितनी धन है, दौलत है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जो है वोट देने का अधिकार है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडोप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हमारे जो संविधान है उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया है, यानी कि लोकसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली के दौरान, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि हमारे देश का जो भी एडल्ट है, ठीक है, चाहे बॉय हो गर्ल हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी समाज समुदाय से बिलोंग करता हो, उसकी जो वेल्थ कंडीशन कैसी भी हो, अमीर हो गरीब हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको जो है वोट देने का अधिकार है। तो ये दो चीज़ क्या हैं, डिफरेंट है। आप चाहो तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्ट एंड ईयर इज करेक्ट, ठीक है। पूर्व स्वतंत्रता भारत में एक्ट और वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। आर्म्स एक्ट 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1879 में, और इल्बर्ट बिल 1890 में हुआ था। तो आप बताइए इनमें से कौन सा जो एक्ट जो है सही है। सो फ्रेंड्स, इसकी हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1878 में भारतीय शास्त्र अधिनियम यानी कि आर्म्स एक्ट 1878 में निर्वाहित किया गया कि किसी भी भारतीय को उचित अनुज्ञा पत्र यानी परमिट के बिना हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने इस अधिनियम को नस्लीय हीनता का एक पदक कहा, जो कि नस्लवादी ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भारतीयों पर लगाया गया था, ठीक है। 1878 में क्या लगा था, आर्म्स एक्ट लगा था। फिर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कब लगा था, 1878 में लगा था। ये भी कहा गया कि किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के पास किसी समाचार पत्र के किसी मुद्रक या प्रकाशक को एक बांड में प्रवेश करने के लिए बुलाने का अधिकार है, जो एक निश्चित प्रकार की सामग्री को प्रिंट नहीं करने का वचन देता है और किसी भी मुद्रित सामग्री को जब्त कर सकता है जिसे कि आपत्तिजनक माना जाए। तो देखिए ये वाला तो 1878 आर्म्स एक्ट है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब है, 1878 है। नेक्स्ट क्या है, एल्बर्ट बिल भारत के इतिहास में 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद उपाय है जिसने भारत में ब्रिटिश विषयों से जुड़े मामलों की अध्यक्षता करने के लिए वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को अनुमति देने की मांग करी। 25 जनवरी 1884 को भारतीय विधान परिषद ने विधेयक पारित किया, जो कि समझौते से बुरी तरह कमजोर हो गया। एडवर्ड बिल कब आया था, 1883 में आया था, जो कि ब्रिटिश विषयों से जुड़े मामलों की अध्यक्षता करने के लिए बड़े जो भारतीय मजिस्ट्रेट थे उनको अनुमति देने की मांग थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आप बताइए वो कौन सा होगा अब। तो हमारा करेक्ट आंसर है ओनली 1। क्या है, ओनली 1। तो जो आर्म्स एक्ट है 1878 में आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1878 में आया था, और इल्बर्ट बिल आया था 1883 में, ठीक है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ओनली 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज़ एन आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन 1994। 1994 में किस शहर में प्लेग का प्रकोप था। तो ये इसका आंसर आप सबको आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, कोलकाता, दिल्ली, सूरत या मुंबई। तो करेक्ट आंसर है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है, कौन सा नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये तो है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, फिर राइट ऑफ इक्वलिटी ये भी है, ये तीनों तो है। कौन सा वाला फिर अधिकार नहीं है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति का अधिकार भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल अधिकार नहीं है। एक बार हम राइट्स पे नज़र डाल लेते हैं। हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके अंदर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। द राइट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी था उसको निकाल दिया गया था फंडामेंटल राइट से बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978,
ठीक है। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको निकाल दिया गया था राइट ऑफ प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से। थ्रो वॉज गिवन प्रेस्टिजियस प्लेस अंडर, जिसको कि एक इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया है आर्टिकल 300A में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेटिंग दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि किसी भी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से जो है निलंबित नहीं किया जाएगा, जो कि लॉ के थ्रू उनको जिस पे उनका अधिकार है, ठीक है। और कहाँ डाला गया इसको, आर्टिकल 300A के अंदर डाला गया है। 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में इसको फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया था। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज शेयर्ड पॉपुलर सेट ऑफ बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन often without any biases about qualities of female and male। डैश महिला और पुरुषों के गुणों के बारे में अक्सर बिना किसी आधार के विश्वासों और अपेक्षा कोई एक साझा लोकप्रिय समूह है। यानी ये कहना चाहता है कि महिला और पुरुष के बारे में जो है ये बिलीफ है कि कोई इंसान जो है क्या कर पाता है क्या नहीं कर पाता, एक्सपेक्टेशन के बारे में, इनकी क्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है। और इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस विदाउट एनी बेसिस पर ये बायसनेस जो है हो रहा है, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो फर्स्ट है रिलीजियस स्टीरियोटाइप, सेक्स स्टीरियोटाइप, एज स्टीरियोटाइप और सेल्फ स्टीरियोटाइप। तो जो जब भी ऐसा बिलीफ आता है जिसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, सिर्फ ये बिलीफ है, माना जाता है, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, बिना विदाउट एनी बेसिस, कोई बेसिस नहीं है उसका, ठीक है, बिना किसी बेसिस के बिलीफ है, एक्सपेक्टेशन है। जैसे फीमेल जो है घर का काम करेगी, बहुत अच्छा कर सकती है, और मेल जो है बाहर का काम करेंगे क्योंकि वो बाहर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। बट इसके विपरीत हम जो देखते हैं कि जो मेल है वो कितना अच्छा जो है खाना पकाते हैं, स्पेशली जो मास्टर शेफ़ होते हैं, फीमेल्स को भी वो पीछे छोड़ देते हैं। तो जो सेट ऑफ बिलीफ है ये क्या है, वो सही नहीं है। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है सेक्स स्टीरियोटाइप के अंदर, यानी कि लिंग रूढ़िवादिता के अंदर। सो जो फर्स्ट है एज स्टीरियोटाइपिंग इस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑन द बेस ऑफ देयर एज। इसके नाम से पता लग रहा है एज स्टीरियोटाइपिंग क्या है, यानी कि एज के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिविजुअल के बीच, दो लोगों के बीच और ग्रुप के बीच, उसको हम क्या बोलते हैं, एज स्टीरियोटाइपिंग। हेयर पीपल मे बी जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज, यानी कि अगर कोई छोटा है तो हम सोचते हैं कि उसके पास वो मेंटल एबिलिटी नहीं है चीज़ों को सॉल्व करने की, जो कि बड़े इंसान के पास है जिनकी एज ज़्यादा है, ठीक है। तो ये होती है एज स्टीरियोटाइपिंग। फिर है सेल्फ स्टीरियोटाइपिंग, अपने आप को ही लेकर जो है सेल्फ स्टीरियोटाइप होना, रूढ़िवादिता होना, अपने आप को लेकर जो अपने आप को ज़्यादा ही किसी स्पेसिफिक ग्रुप से रिलेटेड समझना, या फिर ये सोचना कि मैं जो है इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता हूँ, इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल बिलोंगिंग टू अ स्टिग्मेटाइज्ड सोशल ग्रुप। यानी कोई स्टिग्मेटाइज्ड ऐसे सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है जिस ग्रुप की जो ज़्यादा स्टिग्मा है एक तरीके से, ठीक है, उसको ज़्यादा लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, फिर गलत समझते हैं, गलत इन द सेंस कि छोटा समझते हैं, ठीक है। टू डिस्क्राइब themselves more with stereotypical trait as compared to with trait irrelevant in the group of stereotype। यानी अपने आप को स्टिग्मा से समझना, अपने आप को थोड़ा उस तुच्छ ग्रुप से समझना, सोशल ग्रुप से बिलोंग समझना, जो कि जो है डिफरेंट है उन ग्रुपों से जो अपने आप को इस तरीके का नहीं समझते, थोड़ा डिफरेंट समझना कि, ठीक है, ये यहाँ पे कहना चाहता है। फिर है नेक्स्ट है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होते हैं, जो हमने वहाँ देखा। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज जनरलाइज्ड व्यू, एक जनरलाइज्ड व्यू है और परसेप्शन है अबाउट एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक और द रोल डेट आर ऑफ टू पोस्ट बाय, ठीक है, कि क्या रोल होना चाहिए, जो पोज हम करते हैं, लगाते हैं कि हाँ फीमेल है तो ये वर्क करेगी, मेल है तो ये वर्क करेगा, और परफॉर्म बाय वुमेन एंड मैन। अ जेंडर स्टीरियोटाइप इज हार्मफुल when it limit women and men capacity to develop their personal abilities। जेंडर स्टीरियोटाइप तब हार्मफुल हो जाता है जो वो लिमिटेड कर देता है वुमेन से मैन की कैपेसिटी को, ठीक है, कि उनके काम करने की एबिलिटी ये है। जैसे कि हम एज्यूम करते हैं कि वुमेन की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, गर्ल्स की ड्राइंग बहुत अच्छी है, मेंस की ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। पर इन द कॉन्ट्रास्ट कुछ बॉयज़ की ड्राइंग गर्ल्स से भी बहुत बेटर होती है, स्कूल्स में भी आप देखना। परस्यू देयर प्रोफेशनल करियर, जिसकी प्रोफेशनल करियर को क्या होना चाहिए, और मेक चॉइसेस अबाउट देयर लाइफ्स रिलीजियस स्टीरियोटाइप, ठीक है, और अपने लाइफ के बारे में चॉइस करना। फिर है रिलीजियस स्टीरियोटाइप क्या है, धर्म के बिहाव पर जो भेदभाव होता है उसको हम रिलीजियस स्टीरियोटाइप कहते हैं। समझ में आया, यही मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सी विशेषता अधिगम की समस्या समाधान पद्धति में शामिल है। पहला, अ गोल इज़ टू बी रीच्ड, एक लक्ष्य प्राप्त करना। सेकंड, चैलेंजेस दे फेल्ट डिफिकल्टी थ्रू कॉन्शियस प्लान एंड पर्पसफुल एक्ट, सचेत नियोजित
और उद्देश्यपूर्ण हमले के माध्यम से महसूस की गई कठिनाइयों को चुनौती देना। ठीक है, कि जो भी आपको जो है पॉसिबल चुनौती लग रही है, कि आपको लग रहा है कि क्या चीज़ मुझे नहीं आ रही है, उसको कॉन्शियस रूप से, ठीक है, प्लान तरीके से, पर्पसफुल तरीके से उसको जो है फेस करना है, ये यहाँ पे ही कहना चाहता है। तो दोनों ही क्या है, सही है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Jean Jacques Rossi, in his book, Emily added a three-stage plan of moral development, यानी कि थ्री स्टेज प्लान बताया उसने मॉरल डेवलपमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट्स, यानी कि इनके इन चंडों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। फर्स्ट है, नेसेसिटी शुड रूल ओवर द डिसिपल ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में शिष्य पर आवश्यकता द्वारा नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि जब बच्चा इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, आवश्यकता जो है नियंत्रण होना चाहिए कि क्या ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, इतना थोड़ा नियंत्रण बच्चों के ऊपर होना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। फिर है बिटवीन चाइल्डहुड एंड यूथ, यानी कि बाल्यावस्था और यौवन के बीच, द यूटिलिटी शुड रियन ओवर द डिसिप्लिन, यानी कि शिष्य पर उपयोगिता द्वारा नियंत्रण होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए उपयोगी है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो ये दोनों ही क्या है, सही है, क्योंकि छोटे बच्चों को हम क्या करेंगे कि किस चीज़ की कितनी आवश्यकता है, किस क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, इसको समझाते हुए बताते हुए हम बच्चों को जो है समझाएंगे। और जब बच्चा बाल्यावस्था और यौवन में होगा, ठीक है, चाइल्डहुड यूथ में होगा, तब हम बच्चों को क्या यूटिलिटी है किसी भी चीज़ की, उसके थ्रू बच्चों को हम नियंत्रण करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is not correct about the duties of the local authority in the right of children for free and compulsory education Act 2009? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के लिए बच्चों के अधिकार में स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उन्होंने पूछा है। ठीक है, नॉट। फर्स्ट है, टेक कैपिटेशन फी फॉर एडमिशन, प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क लेना। सेकेंड है, प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीचर्स के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। थर्ड है, डिसाइड द एकेडमिक कैलेंडर, तो ये सही है, ये भी सही है। टेक कैपिटेशन फी फॉर एडमिशन, ये आंसर जो है गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, भारत में समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। In 2005, the Ministry of Human Resource Development implemented a national action plan for inclusion in education of children and youth with disabilities, यानी कि 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विकलांग बच्चों और युवाओं की शिक्षा में समावेशन करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू किया। ठीक है, हाँ ये किया था। ठीक है, दिस वन इज करेक्ट। फिर है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ensures education to all children irrespective of their caste, religion, ability etc, यानी शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम में 2009 सभी बच्चों के लिए उनकी जाति, धर्म, क्षमता आदि की परवाह किए बिना शिक्षा प्रदान जो है करने को सुनिश्चित करता है। तो ये सही है। 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विकलांग और बच्चों युवाओं शिक्षा के लिए संवेशन के लिए राष्ट्रीय योजना लागू किया, और 2009 वाली बात भी दोनों सही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेंसरी कैपेबिलिटीज ऑफ न्यू बॉर्न, यानी नवजात शिशु की संवेदी क्षमताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, हियरिंग इज फंक्शनल बिफोर बर्थ, जन्म से पहले श्रवण कार्यात्मक होता है, यानी बच्चा सुनना स्टार्ट कर देता है जब उससे पहले कि बच्चा का जन्म हो। तो आपने कभी सुना होगा कि जो प्रेग्नेंट औरत होती है उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उनको ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है पेट में डर जाता है। ठीक है, तो ये कि इससे पता चलता है कि हाँ फर्स्ट वाला तो ठीक है। फिर है, विजन इज द लीस्ट डेवलप्ड सेंस एट बर्थ, हाँ जन्म के समय जो दृष्टि सबसे कम विकसित इंद्रिय होती है, क्योंकि बच्चे की जो आइज़ क्या होती है वो बंद होती है, क्लोज होती है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है उससे भी कुछ मंथ तक बच्चा जो है अपने चीज़ों को इधर देखता है। हमें लगता है कई बार हम उसके सामने बच्चा कहाँ देख रहा है, आंखें कैसे हो रही है, मैं थोड़ा ठीक है हमें लगता है भैंगा है, इधर उधर देख रहा है। उसका थोड़ा जो है डेवलप होने में और चीज़ों को जो है ठीक तरीके से स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो विज़न क्या है, लीस्ट डेवलप्ड सेंस एट बर्थ में। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है हमारे सही हैं। ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सो फ्रेंड्स, एक बार आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, क्योंकि ये भी आपके काम आएगी, और आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। विजन इज़ द लीस्ट डेवलप्ड सेंस एट बर्थ। ठीक है, विजन क्या है, लीस्ट डेवलप्ड सेंस है बर्थ के टाइम पे। ओवर द फर्स्ट फ्यू मंथ, कुछ स्टार्टिंग में जब महीने होते हैं जब बच्चे का
बर्थ हो जाता है, बेबीज़ में हैव अनकोऑर्डिनेट आइज मूवमेंट, ठीक है, उसकी आइज़ जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है। दे में इवन सिम क्लोज आइड, तो कई बार ऐसा होता है ना वो बच्चा महंगा देख रहा है, ठीक है, क्लोज आइज दिखता है। बेबीज़ आर बोर्न विद द एबिलिटी टू फोकस ओनली एट अ क्लोज रेंज, बेबीज़ जो है उस एबिलिटी के साथ जो है पैदा होता है जिसमें बच्चा जो पास ही चीज़ों पर ही फोकस कर पाता है। फिर हियरिंग इज़ अ फंक्शनल बिफोर बर्थ, जन्म से पहले बच्चे की सुनने की एबिलिटी जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। न्यूबॉर्न सीम टू प्रिफर अ हाई पिच्ड वॉइस द मदर टू अ लो साउंड वॉइस मेल, यानी कि जो हाई पिंच साउंड होते हैं, आपको पता है गर्ल्स की साउंड क्या होती है, हाई पिंच होती है, वो ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है, ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है, ठीक है, उसको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं देन की लोअर वॉइस साउंड जैसे कि मेल में होती है। दे कैन ऑल्सो टर्न ट्यून आउट लाउड नॉइज आफ्टर हियरिंग दैम सेवरल टाइम, यानी कि वो दोबारा से उस वॉइस को सुनकर रिएक्ट करने की, दोबारा बोलने की कोशिश भी करते हैं जब उस चीज़ को बार बार चीज़ों को सुनते हैं। फिर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पे दे रखी है, बेबीज़ प्रेफर स्वीट टेस्ट, बेबीज़ को जो है स्वीट टेस्ट पसंद होता है, ठीक है, मीठा टेस्ट ज़्यादा पसंद होता है देन की सॉर और बीटर टेस्ट, ना कि खट्टा और कड़वा टेस्ट। क्यों? क्योंकि बेबीज़ ऑल्सो शो अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर ह्यूमन मिल्क एंड द ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो माँ का दूध होता है बच्चा उसको ही बार बार पीना पसंद करता है, उसको भूख लगती है, ठीक है, उसको सॉर टेस्ट खट्टा और कड़वा टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, उनको स्वीट टेस्ट पसंद होता है, ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, यानी अभ्यास का नियम, इज अमंग द 3 लॉज ऑफ लर्निंग हु डेवलप दिस, यानी कि इनमें से किन्होंने बनाया है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको सबको बच्चे जीन पियाजे, रविंद्रनाथ टैगोर, सिमन फ्रॉइड या थॉर्नडाइक, ठीक है, यहाँ पे सबने पढ़ा है कि E.L. थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम बनाया, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये किसने बनाए हैं, ये थॉर्नडाइक ने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट गिव्स द करेक्ट रीजन फॉर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा कथन सरकार को कर का भुगतान करने का सत्य कारण बताते हैं, करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज सच एज डिफेंस, पार्क, सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार जो है रक्षा, पार्क, सब्सिडी जैसी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है, हाँ ये तो करती है। फिर क्या, यूजिंग इट टू रिहेबिलिट पीपल आफ्टर नेचुरल डिजास्टर, यानी प्राकृतिक आपदाओं के बाद लोगों के पुनर्वास के लिए, उनको दोबारा से बसाने के लिए इसका उपयोग करती है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, तो दिस वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट टेक्निक इज करेक्टली मैच्ड, आपको ना सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ कर भी करने हैं, ठीक है, आप चाहो तो इन क्वेश्चनों को बाद में डबल स्पीड पे प्रैक्टिस कर सकते हो, पर अभी एक बार आपको ध्यान से समझकर उनको सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि चीज़ें को आपको किस तरीके से एग्जाम पेपर में सॉल्व करना आपको आ जाए, ठीक है, बाद में रिवाइज करने के लिए डबल स्पीड पे सुन सकते हो, पर अभी एक बार चीज़ों को सॉल्व करना आप सीख जाइए। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ब्लैक आइकन को क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा जो मेंटल हेल्थ टेक्निक है, ट्रीटमेंट टेक्निक है, वो सही मैच है। फर्स्ट है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट विच थेरेपिस्ट सीज अ ट्रबल्ड पर्सन वन ऑन वन, यानी इसमें उपचार एक चिकित्सक द्वारा जो व्यक्ति परेशान है उसको आमने सामने बातचीत कर देखते हुए सॉल्व किया जाता है, ठीक है। फिर है फैमिली थेरेपी, ट्रीटमेंट इन विच, जिसमें कि पूरी फैमिली टुगेदर एक साथ होती है, टू एनालाइज पैटर्न ऑफ फैमिली फंक्शनिंग, ये देखने के लिए कि पूरी फैमिली में किस तरीके से फंक्शन होता है, किस तरीके से कामकाज देखा जाता है, फैमिली का कितना सपोर्ट है, फैमिली किस तरीके से, इसको बोलते हैं फैमिली थेरेपी। थर्ड है बिहेवियर थेरेपी, ट्रीटमेंट इन विच अ चाइल्ड प्लेज फ्रीली, जिसमें बच्चा जो फ्रीली खेल रहा है, थेरेपिस्ट जो है ऑब्जर्व करता है बच्चे को एंड ओकेशनली कमेंट, यानी कभी भी सडनली वो कमेंट कर देता है, बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकता है, आस्क क्वेश्चन और मेक सजेशन, कोई सजेशन दे सकता है। तो इसका आंसर जो है ए एंड बी, 1 सेकेंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड या थर्ड, कौन सा ठीक होगा, करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2। अब हम इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी क्या बोलते हैं, दिस थ्योरी इन्वॉल्व्स ओनली द पेशेंट एंड द थेरेपिस्ट, इसमें सिर्फ पेशेंट होता है और कौन होता है, थेरेपिस्ट होता है। दिस इज अ ट्रीटमेंट इन विच अ थेरेपिस्ट सी अ ट्रबल्ड पर्सन ऑन वन, ठीक है, जो जिस बच्चों पर्सन को प्रॉब्लम होती है उनको वन बाय वन वो देखता है। फैमिली में क्या होता है, बिकॉज फैमिली इज़ अ की पार्ट ऑफ द टीम दैट हेल्प पीपल विद मेंटल इलनेस गेट बेटर, फैमिली क्या है, की पार्ट है, फैमिली एक मेन पार्ट है इस चीज़ का कि वो जो मेंटल इलनेस जिस पर्सन को है उसको अच्छा
फील करवा सकती है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज अटैचमेंट जो है किसी पर्सन को अपनी फैमिली से होते हैं। इट इज़ समटाइम हेल्पफुल फॉर देयर लव्ड वन इज़ गोइंग थ्रू, कि कभी कभी ये जो हेल्प करती है उन इंसान को हेल्प करने में जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है, मेंटली प्रॉब्लम है, इशू है, स्ट्रेस है, हाउ दे देमसेल्फ कैन कोप एंड व्हाट दे कैन डू टू हेल्प। हेयर ट्रीटमेंट इन होल थेरेपी सी द होल फैमिली टुगेदर एनालाइज पैटर्न ऑफ फैमिली फंक्शन। इसमें क्या होता है, पूरी फैमिली की किस तरीके से काम करती है, कैसे उनके बीच रिलेशनशिप है, किस तरीके से वो दूसरे की हेल्प करती है, किस तरीके का उनके बीच नेचर है, बिहेवियर, उस चीज़ को वो टैकल करने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर बिहेवियर थेरेपी क्या होता है, बाय वॉचिंग अ चाइल्ड, ठीक है, इसमें ये क्या देखता है, बच्चों को देखता है, बच्चा जो है प्ले कर रहा है, खेल रहा है। अ थेरेपिस्ट इज एबल टू गेन इंसाइट इनटू व्हाट अ चाइल्ड इज अनकंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग और अनएबल टू एक्सप्रेस। जो ऑब्जर्वर होता है, वो थेरेपिस्ट जो उसको उनको ऑब्जर्व करता है, टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि बच्चा किस काम को करने में कंफर्टेबल फील कर रहा है, किस काम को करने में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, ठीक है, और कहाँ पर वो बच्चा जो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। चिल्ड्रन मे बी एबल टू चूज़ देयर ऑन टॉय एंड प्ले फ्रीली। हो सकता है बच्चा अपने आप ही अपने टॉयज चूज़ करे और फ्रीली वो खेल पाए। दे माइट बी आस्क्ड टू ड्रॉ, उनको कहा जा सकता है बच्चे को कि आप ड्रॉ करो, पिक्चर बनाओ, टॉय के साथ कुछ जो है सीन इन अ सैंड बॉक्स, कोई सैंड बॉक्स में बच्चे के साथ जो है कि टॉय की हेल्प से कुछ चीज़ें प्ले करके दिखाओ। थेरेपिस्ट में टीच पेरेंट्स हाउ टू यूज़ प्ले टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद देयर चिल्ड्रन। और जो थेरेपिस्ट होते हैं वो बच्चों पेरेंट्स की भी हेल्प करता है कि वो उनको सिखाते हैं किस तरीके से आपको टॉयज़ की हेल्प से, प्ले की हेल्प से बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना सिखाना है, बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, ये कहना चाहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, सही नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू लर्नर सेंटर अप्रोच ऑफ टीचिंग, ठीक है। लर्नर सेंटर अप्रोच ऑफ टीचिंग के मेथड में फर्स्ट है, स्टूडेंट लर्न पैसिवली बाय लिसनिंग एंड रीडिंग। बच्चा जो है निष्क्रिय रूप से पढ़ सुनकर पढ़कर सीखता है, ये तो आपको दिख रहा है कि ये सही ऑलरेडी नहीं है, तो ये हो सकता है आंसर। लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस, तो ये तो सही है। एक्टिव लर्निंग इज प्रैक्टिस, ये भी सही है। परफॉर्मेंस इंडिकेट मास्टरी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये भी सही है, तो दिस वन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी यूज्ड व्हेन डेमोस्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट टू द स्टूडेंट। जब बच्चों को हम डेमो देते हैं, एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, तो इनमें से कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट सही रहेगा। फर्स्ट है, स्टूडेंट सीटिंग इन हाफ सर्कल इन फ्रंट ऑफ द टीचर, कि बच्चा कैसे बैठा हुआ है, ये हाफ सेमी सर्कल में बच्चा बैठा हुआ है टीचर के सामने, ठीक है, टीचर है, सारे बच्चे जो है हाफ सेमी सर्कल में बैठे हुए हैं। फिर है, स्टूडेंट सिटिंग इन अ रो इन द क्लासरूम एंड टीचर प्लेसेस हिमसेल्फ हरसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ टीचर। बच्चे जो है रो में बैठे हुए हैं और टीचर सामने खड़े होकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप खुद देखो कि टीचर का इंटरेक्शन इन बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छे से रहेगा कि जो बच्चे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इन बच्चों के साथ अच्छे से रहेगा। तो विच वन इज़ बेटर, दिस वन इज़ बेटर, तो ओनली आंसर फन, ठीक है, वन। इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी रो में सही इस तरीके से बैठना जो है सही आंसर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following policies recognize the long history of gender inequality when it say that gender inequality is a cumulative distortion of the past। इनमें से कौन सी नीति लैंगिक असमानता के लंबे इतिहास को पहचान कर ये कहती है कि लैंगिक असमानता अतीत की संचाई विकृति है, यानी कि पास्ट में जो चीज़ बनाई गई है, पास्ट में जो चीज़ सही से ठहराई गई है, उसका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है, उसका जो है रिजल्ट है। तो ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने बोला है। तो इसका आंसर है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। एक बार हम इसका डिटेल में थोड़ा आंसर देख लेते हैं क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे एग्जाम में भी। तो इसका आंसर की एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 असमानताओं को दूर करने और विशेष रूप से भारतीय महिलाओं के लिए सभी शैक्षिक स्तरों में पहली बार शैक्षिक अवसर को सम्मान करने पर विशेष जोर देने के लिए जानी जाती है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। फिर है, व्यावसायिक और पेशेवर पाठ्यक्रमों में लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने और गैर पारंपरिक व्यवसायों के साथ साथ मौजूदा और उभरती प्रौद्योगिकियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भी गैर वैधानिक नीति पर सख्ती से पालन किया जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त करने का अर्थ है कि लड़कों और लड़कियों को अपने पूर्ण मानवाधिकारों को महसूस करने और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में योगदान करने और लाभ उठाने के समान अवसर मिलेंगे। ये सब किसने बोला है, 1986 वाली जो हमारी शिक्षा नीति है उन्होंने कहा है। अब देख लेते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्या कहता है। जो
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, ठीक है, 1942 से 1949 वाला। आयोग को भारत सरकार द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं और संभावनाओं में जाने और देश के वर्तमान भविष्य की आवश्यकताओं को अनुरूप सुधार और विस्तार का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है, विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में। फिर है कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-1966, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने, शिक्षा का एक सामान्य स्वरूप विकसित करने और भारत में शिक्षा के विकास के लिए दिशा निर्देशों और नीतियों की सलाह देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको देखनी है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 29 जुलाई 2020 में 2020 को शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 भारत की एक नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। NEP 2020 5 स्तंभ भी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना कौन कौन से 5 स्तंभ है। वहनीयता, पहुंच, गुणवत्ता, समता और जवाबदेही निरंतर सीखने को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, भारत में समवंशी शिक्षा को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं। फर्स्ट है देयर इज़ अ पॉलिसी फॉर डिसेबल पर्सन इन इंडिया, भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई नीति नहीं है, ठीक है, नो पॉलिसी। द रोड टू अचीव इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ लॉन्ग एंड वाइड, समवंशी शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग लंबा और विविध है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन भी ऐड करने की पूरी कोशिश करी है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाने के लिए, जिसमें कि आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके पार्ट बी में। साथ के साथ ये आपके जो है एक्सप्लेनेशन पार्ट को भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ ताकि आपको जो है अलग से चीज़ें देखनी ना पड़े, आपको ऑप्शंस के भी आंसर पता हो कि ये ऑप्शन किस चीज़ में करेक्ट आंसर जो है आपको देगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है इसका जो ऑप्शन है एक बार हम देख लेते हैं कि हमने देखा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई नीति नहीं है भारत में, और दूसरा है कि समवंशी शिक्षा प्राप्त करने का जो मार्ग है वो लंबा और विविध है। हम सबको पता है कि इसके बारे में क्या है, नीति है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या ही दिया था, यही बताया था ना कि हाँ इसमें नीति है। 2005 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नीति बनाई गई है और 2009 में भी बोला गया है कि किसी भी बच्चे को हम एडमिशन देने से मना नहीं करेंगे, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो फिर यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो तो अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया। फिर सेकेंड उसने बोला कि जो समवंशी शिक्षा को प्राप्त करने का मार्ग लंबा और विविध है, ठीक है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जो अचीवमेंट है वो थोड़े उसमें टाइम लगता है, ठीक है, और काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ओनली ऑप्शन सेकेंड इज़ करेक्ट। तो ये कहाँ पर है, ये वाला। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।